नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे थोड़ी सी राइज ऑफ नॉर्थ कोरिया कि वो इसराइल को और अमेरिका को, नेटो कंट्रीज को लगातार परेशान कर रहा है। साउथ कोरिया तो परेशान है ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का इतना बड़ा राइज होना, 50 से ऊपर एटम बम को रखना और बड़ी बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का बनाना, अमेरिका इससे बहुत चिंतित लग रहा है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही अब नहीं लग रही है। दूसरी बात, भारत में एक डील हुई है, एक 1000 करोड़ की डील जेपी मॉर्गन की। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रेमाइसिस है जो किराए पे लिया है। ज़मीन भारत की है, बिल्डिंग जापान की है और कंपनी जो है वो अमेरिका की है। और 10 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का किराया दिया जाएगा मुंबई में, और 100 करोड़ रुपए पर ईयर का किराया है। 100 करोड़ रुपए पर ईयर का किराया देने की बात हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं यहाँ पर। तो दूसरा, ट्रंप का कहना है कि हम ईरान से डायरेक्टली बातचीत करने जा रहे हैं, हम बीच में कोई, क्या कहते हैं कि किसी और का दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। और पहले हम इसी बात कर लेते हैं कि ट्रंप बिल्कुल ईरान से सीधी बात करेंगे, बीच में कोई व्यक्ति लाना नहीं चाहते। नेटो के अंदर एक समिट चल रहा था, नीदरलैंड में समिट चल रहा था नेटो का। वहाँ पे नेटो के सभी लीडर आए हुए थे और ट्रंप साहब ने वहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया। और उनका कहना था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट वीक ईरान के साथ बड़ी बातचीत करने जा रहे हैं और एक पॉसिबिलिटी है कि हम किसी बड़े एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर भी करने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे ईरान से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप विरोधाभासी बातें करते हैं। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह उठते फिर कुछ और कहते हैं। तो उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि अगले साल ईरान के साथ बातचीत होगी, ईरान के लोग शानदार लोग हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास बहुत ऑयल है, अब वो मेरे साथ एक शानदार डील करने जा रहे हैं और हम इस पर दोनों साइन करेंगे। ये भी साथ में कह दिया कि हमने ईरान के जितने भी एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम्स थे उन सबको हमने पूरा का पूरा नष्ट कर दिया है। सच क्या है, झूठ क्या है, अब ये फैसला तो हम वक्त के ऊपर छोड़ते हैं कि किसने क्या नूरा कुश्ती की, किसने क्या ड्रामा किया, कहाँ बम गिराने थे, कहाँ बम गिराया, क्या खड्डे करने से कोई चीज़ का विनाश हो गया। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब वो सुपर बंकर बस्टर बम बनाएगा जो 100-150 मीटर नीचे जाके भी विनाश कर सकता है। तो क्या ये इस बात का रिजल्ट है कि जो 60 मीटर की गहराई तक GBU-57 बम जो गया था वो नाकामयाब रहा? क्या ये इसके लेसन्स हैं? लगता है कि इसी के लेसन्स हैं और उसी के ऊपर ये बातचीत हो रही है। अब 12 दिन के बाद युद्ध विराम तो हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। और छोटे मोटे हमले उसके बाद भी हुए। ईरान ने भी कुछ मिसाइलें दागी जिसमें काफ़ी इजराइल के नागरिक भी मारे गए। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं समझ के चलता हूँ कि हमारी बातचीत अच्छे ढंग से जारी है और अब वो बम नहीं बनाएंगे, ना ही वो एनरिच्ड यूरेनियम का निर्माण करेंगे और अपना जो एटम बम बनाने का इरादा है वो भी छोड़ देंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि हम तो अपने जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे और उससे जो हमको पावर वगैरह मिलती है वो हम बनाते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को वो यहाँ पर रोक देंगे और वो निगरानी जो कर रहा था अब उसको हम निगरानी नहीं करने देंगे। तो ईरानी पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद बाघेर कलीबाफ, उनको उन्होंने IAEA की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आलोचना की कि आपने दरअसल हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों पर जो हमले किए गए इसराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, आपने उसकी निंदा नहीं की, कंडेमनेशन नहीं किया। इसका मतलब कि आप अमेरिका के एक तरह से पालतू पेट की तरह आप बिहेव कर रहे थे कि वो जो कहेंगे हम बात कहेंगे, अदरवाइज हम कोई बात नहीं कहेंगे। क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने इतना बड़ा गुनाह किया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करने का, जो आज तक दुनिया में शायद किसी भी कंट्री ने नहीं किया था।
खैर जो भी है, अब जैसा भी है, चीज़ें जो है वो आपके सामने इस समय नज़र आ रही हैं। एक दूसरी भारत से खबर है कि ज़मीन भारत की है, बिल्डिंग जापान की है, कंपनी अमेरिका की है, जेपी मॉर्गन, और उन्होंने 10 साल के लिए करीब करीब 1000 करोड़ रुपए में किराए पर एक प्रीमाइसिस लिया है। अब 1000 करोड़ का किराया 10 साल के लिए, यानी कि 100 करोड़ सालाना, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर हो गई ना, एक किस्म से कहा जाए। जगह भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,16,000 स्क्वायर फीट है, कोई इतना बड़ा नहीं है। और पर ईयर हर साल उसके लिए 100 करोड़ का किराया देंगे भाई, ये तो। और फिर ये भी कहा है कि ये बिल्डिंग जो है सुमितोमो की है, जापानीज कंपनी की है, और जेपी मॉर्गन चाहें तो इसे 5-5 साल के लिए 3 बार और बढ़ा सकते हैं, यानी कि लीज जो है 25 साल तक। तो ये जो 1000 करोड़ का किराया है 10 सालों में, ये शायद दुनिया की सबसे जो महंगी डील हो सकती है किराए की, ये उसके संदर्भ में है। ये बीकेसी में, यानी कि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, वो उसके बारे में ये बात की गई है। मैं भी हैरान हुआ कि भी सिर्फ 1 लाख 1.25 लाख स्क्वायर फीट का इलाका, और उसका जो किराया है इस समय वो 100 करोड़ रुपए साल का। तो ये तो भाई बहुत ही बड़ा हो गया है, छोटा नहीं है। और 10 साल में 1000 करोड़ रुपए जेपी मॉर्गन देंगे किराए के लिए जापान की कंपनी सुमिटोमो को। भाई बड़ी डील है तो वास्तव में, मेरे तो होश ही उड़ गए इसको सुनकर ही। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया की बात की। नॉर्थ कोरिया भी इस समय देखा जाए तो पूरे उबाल पर है, और वहाँ पर 50 से ज़्यादा एटम बम उनके पास हैं, और साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसके द्वारा वो दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। और ये बात भी सबको पता है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी चाइना और नॉर्थ कोरिया की हेल्प से बना है। ईरान का अब जो बीच में चीज़ें निकल कर आई थी, उससे भी पता लगता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी चाइना और नॉर्थ कोरिया ने एक तरह से काफ़ी उसकी मदद की है। तो अब रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती के भी नए चैप्टर खुल रहे हैं। चाइना का चैप्टर पहले से था, तो चाइना, रशिया और साथ में नॉर्थ कोरिया, ये जो तीनों की जो दोस्ती है, और नॉर्थ कोरिया के सैनिक तो अभी रशिया की ओर से लड़ने के लिए भी आए, और साथ में उसके बदले में रूस ने उसको मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिया, ऑयल भी दिया। तो बहुत बड़ा ये सपोर्ट हो गया। पहली बार देखा कि इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक जो थे रशिया की ओर से लड़ने के लिए वहाँ पर भेजे हैं। चलिए, ये तो एक स्ट्रेटजिक बात हो गई, लेकिन इस बीच में साउथ कोरिया की और वाशिंगटन की जो टेंशन है वो तो बढ़ रही है ना। साउथ कोरिया ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि उसके पास तो ना आईसीबीएम है ना एटम बम है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास तो 50 एटम बम है और पूरे के पूरे साउथ कोरिया को बर्बाद कर सकता है। ये जो सारी चीज़ें निकल के आई हैं, इसकी वजह से अब अमेरिका चिंतित है कि भाई साउथ कोरिया को कैसे बचाया जाए, और जो उसकी आईसीबीएम है अमेरिका तक भी मार कर सकती हैं। अब अमेरिका का ईरान पर हमला शायद एक संदेश था कि उत्तर कोरिया उसे एक और वजह के तौर पर देख सकता है, और वो है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर देगा। और नॉर्थ कोरिया किसी की सुनता तो है नहीं है। किम जोंग उन जो है वो पूरी दुनिया को अपने जूते पर रखता है, यूनाइटेड नेशन को भी अपने जूते पर रखता है, और यही चीज़ है जो अमेरिका को परेशान करती है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी परेशान रहती है कि नॉर्थ कोरिया उसे अंदर भी नहीं घुसने देता, गेट से बाहर ही रखता है कि भाई इसको गेट के बाहर बांध के रखो, इस जानवर को, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, और बाकी ईरान से जो भी खबरें हैं या इजराइल से जो खबरें, अभी थोड़ी सी, अभी तो मामला रुक गया है, पर सवाल ये पैदा होता है कि कितनी देर और रुकेगा ये, कितना समय और रुक सकता है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ आए और इस प्रोग्राम में आपने भी शिरकत की, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक हमें मदद भी दे सकते हैं, उसके लिए नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता, अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अंक में।